हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है क्लास 11th की फिजिक्स की सीरीज चल रही है और इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन को डिफाइन किया था और साथ में हमने कुछ 15 लगभग डायमेंशन फॉर्मूले आपके निकाल के दिखाए थे। और मैंने आपसे कहा था ये क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 50 डायमेंशन फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस कर लें ताकि एग्जाम में कोई सा भी डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो आप इसको इजीली कर सकें। तो स्टूडेंट, जब हम डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कई कई ऐसे टर्म आएंगे, कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी जो आपने पढ़ी नहीं है, जिनके बारे में आपको अभी कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ये आपकी 11 के बाद के चैप्टर में और 12 के बाद के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो नहीं है कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी तो हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी इतना समझ लेंगे कि आपको याद हो जाए और उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकें। जैसे जैसे आगे के चैप्टर में वो आती रहेगी तो वो आपको और भी क्लियर होते जाएगी। तो आज हम अपनी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। मैं आप पहले लिख चुकी हूँ, लगभग 20 डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो जो भी आपका लास्ट नंबर था, मेरे ख्याल से 15-16 आपकी निकल चुकी थी लास्ट टाइम, तो उसी की आगे करिए। अब हम निकालने जा रहे हैं नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन आज के हिसाब से इसका नंबरिंग 1 है, तो ये आपका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं सॉरी, मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसी को हम कहते हैं टॉर्क। तो स्टूडेंट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आएगी मैं उसके बारे में हल्का हल्का आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगी कि ऐसा ना हो कि आपको पूरी तरह क्रैम करना पड़े, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जान सको। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या है बेटा, कि अगर हम किसी भी बॉडी को किसी एक पॉइंट पे फिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास अब एक बुक है, आपके पास यहाँ पे एक बुक है, और इस बुक को अगर मैं किसी एक पॉइंट पे फिक्स करती हूँ, यहाँ पे फिक्स करती हूँ, और उसे किसी दूसरे पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो डिफरेंस क्या है कि ये बॉडी जो है आपकी इस एक्सिस जहाँ पे हमने इसे फिक्स किया है इसके अराउंड रोटेट करेगी, ठीक है। अगर यही काम में हम इसको कहीं पे फिक्स नहीं करते, बॉडी को ऐसे सिंपल रखते और हम फोर्स अप्लाई करते तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती। अभी बॉडी को हमने एक जगह फिक्स किया और इधर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो बॉडी आपकी एक लाइन पे के अलाउंग नहीं मूव करी, बल्कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करी, जिसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो जब हम बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है, जैसे अगर ये सिंपल बॉडी होती, इसमें मैं फोर्स अप्लाई करती, तो जब ट्रांसलेशन मोशन करती है बॉडी तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम उसको रोटेशनल मोशन कराते हैं तो फोर्स से काम नहीं चलता। कहने का मतलब वहाँ पे जो आपका ट्रांसलेशन मोशन में उसमें जो काम फोर्स करता है वो काम आपका रोटेशनल मोशन में करता है टॉर्क। वो काम क्या करता है आपका रोटेशनल मोशन में? टॉर्क। अब हम बात करते हैं टॉर्क होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई बॉडी है, तो मैंने आपकी एक रैंडमली एक बॉडी बना दी, कोई भी आपकी रैंडम एक बॉडी बना दी, ठीक है। ये रिजिड बॉडी है, आपने इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करने लगी। मान लिया हमने इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करने लगी। यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है इसका, सपोज एफ, आपने कोई भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया एफ, और इस एफ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे जो डिस्टेंस है पैरेलल डिस्टेंस वो आर है सपोज। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ। देखिए अभी मैं वेक्टर में नहीं जा रही हूँ, ऐसा आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन जब आपका चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन वाला आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो आपका मोटो सिर्फ क्या है कि आपको हल्का सा फॉर्मूला आता हो और उसके हेल्प से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सको। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है आर इंटू एफ। तो आर जो है इसकी डायमेंशन होती है आपकी एल और एफ की डायमेंशन होती है आपकी, आपको कल निकाली थी ना एफ की डायमेंशन, लास्ट क्लास में निकाली थी, एफ इक्वल टू एम ए, तो एम एल टी माइनस 2 थी, एम एल टी माइनस 2। मैंने वहाँ पे बोला था आपसे कि कुछ डायमेंशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, नहीं भी लर्न है तो आपको एफ की निकालनी आनी चाहिए। आपने एफ की कैसे निकाली थी वहाँ पे? एफ इक्वल टू एम ए, एम की एम ही थी और ए की आपकी एल टी माइनस 2 थी, तो ये एम एल टी माइनस 2 बनाता है। ए की कैसे निकाली थी? ए को आपने वेलोसिटी अपॉन टाइम किया था, तो ए के निकालने के लिए वी की चाहिए थी, आपने वी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का आ रहा था, तो डिस्टेंस हो गई एल, टाइम हो गया टी, तो यहाँ से वेलोसिटी की निकल गई थी आपकी एल टी माइनस 1। इसको उसमें पुट किया था तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो एसेलेरेशन की निकल गई थी एल टी माइनस 2। तो यहाँ से आपकी फोर्स की निकल गई थी एम एल टी माइनस 2। ये आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप पहले क्लास देख रहे तो इससे पहले अगर आप वो क्लास देखेंगे तो आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो इसकी हो गई आपकी डायमेंशन, आर की हो गई एल और एफ की हो गई एम एल टी माइनस 2। इसे हमने सॉल्व किया तो एम ही रहा, ये और एल, ये एल,
L 1+1 हो गया, मतलब 1 ये +1 T-2। इसे सॉल्व किया तो ये बन गया आपका Ml2T-2। सो बच्चा पार्टी कुछ पहचानी डायमेंशन फॉर्मूला आपको दिख रही होगी ना। ये Ml2T-2 सेम डायमेंशन आपकी किसकी आ रही थी, किसकी आ रही थी? देखिए यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की तो आती है, साथ में वर्क की भी यही आती है, और किसी भी टाइप की एनर्जी की, चाहे वो पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, उसकी जो एनर्जी की जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो Ml2T-2 आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी हम इनको लास्ट में समराइज करेंगे कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है और उनकी डायमेंशन होती क्या है, वो एक साथ आपको बॉक्स में लिख के देते रहेंगे लास्ट में जब सारी डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो Ml2T-2 डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। सो बच्चा पार्टी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टर्म है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। इसको भी जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है वो भी आपका 11th क्लास में, आगे की आपकी क्लासेस में आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिर भी हम यहाँ पे जिक्र कर देते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं और दोनों मासी बॉडीज हैं, दो मासी बॉडीज हैं M1 एंड M2। तो दो मासी बॉडीज के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इनके बीच में अगर r डिस्टेंस है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेचर में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो ये जो फोर्स होता है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है M1 M2, दोनों मासी बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इन दोनों बातों को कंबाइन करते हैं तो ये आता है F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R²। या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है G M1 M2 अपॉन R²। ये जो G कांस्टेंट आता है, इसी की G कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल। कभी कभी ये भी अलग आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आगे यूनिवर्सल भी लगा रहता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो बच्चा पार्टी, चाहो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप सीधे भी इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीछे की कहानी थोड़ा पता होगी तो ये चीज़ें आपको क्रैम नहीं होगी, कुछ समझ में आएंगी तो आपके दिमाग में बैठेंगी। अगर आप सीधे फॉर्मूला लटोगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद वो आपके दिमाग से साफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो जी के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जी M1 M2 इक्वल टू आपका FR² आया। यहाँ से जी कितना आ गया आपका? FR² अपॉन M1 M2। ठीक है, अब हम डायमेंशन फॉर्मूला रखना शुरू करते हैं। F का होता है आपका, अभी निकाला था F का Mlt-2। वैसे अच्छा क्या होता कि आप F का डायमेंशन फॉर्मूला याद ही कर ली, क्योंकि बहुत बार रिपीट होगा F का फॉर्मूला। R मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो L होता है, तो ये L2 हो गया। ये दोनों है मास, तो M और M मतलब M2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके क्या आएगा? ये M है, ठीक है, M कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 1 हुआ। ये 2 है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा? -2। L है, L का कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, और ये 2 भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो 1 + 2। और यहाँ पे हो गया T के साथ कोई नहीं है तो T-2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका M-1 L3 T-2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका 11th क्लास में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आती है M-1 L3 T-2। सो स्टूडेंट, आपने निकाल दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स, मैं दोबारा कह रही हूँ बेटा कि किसी भी डायमेंशन को निकालने के लिए सीधे सीधे आपको फॉर्मूला भी लर्न करके काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पीछे की स्टोरी थोड़ा बहुत पता होगी तो आपका लोग को वो आपके दिमाग में फीड रहेगा। कहने का मतलब देखिए, कोई भी चीज़ अगर कहीं पे हमको स्टेबल करनी है या कहीं पे हमें टिकानी है कोई चीज़, जैसे हमें कोई बॉल टिकानी है, तो उसके लिए कोई बेस होना चाहिए। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप सीधे अगर क्रैम करने की कोशिश करेंगे तो उसके नीचे बेस ही नहीं है, तो आप फॉरगेटफुल, वो सब आप क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि उसके नीचे कोई ना कोई बेस बनाओ। बेस का मतलब क्या है कि आपको
उसको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, एक मोमेंट्री टाइम, एक छोटे मोमेंट के लिए, इसे एक मोमेंट्री फोर्स कहते हैं। मोमेंट्री फोर्स मतलब एक छोटे मोमेंट के लिए जब बहुत ज़्यादा एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसे कहते हैं इम्पल्स। अब इम्पल्स जैसे वर्ड आता है तो इम्पल्स से आप क्रिकेट को याद कर लीजिए, ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है, जब बैट्समैन अपने बैट से बॉल को हिट करता है तो जो बॉल जो होती है वो बैट में जब टच होती है तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है टच, बहुत ही कम टाइम के लिए, बिल्कुल आपका बहुत ही मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड पे टाइम के लिए, नैनो सेकेंड की बात करें उसके लिए टच होती है, फिर आपकी आँख पहले आती है फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो बहुत छोटे टाइम के लिए आपकी क्या होती है, बॉल आपकी बैट से लगती है, तो वो छोटे टाइम के लिए आती है, लेकिन वो जो फोर्स का अमाउंट होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। तो ये कहानी बनी पीछे की। तो इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखो, F इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम जो होता है वो होता है आपका इम्पल्स। F इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं, क्योंकि मोमेंट्री टाइम है, छोटा टाइम है, तो F इंटू डेल्टा टी। अगर कोई इसको ना समझे तो ये क्या आपका फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली थी, वो थी आपकी MLT-2। तभी मैंने आपसे बोला था कि फोर्स की डायमेंशन तो आप याद ही कर लीजिए, और टाइम की विद T, तो ये आपका आ गया MLT-1। MLT- और -1 कैसे है ये भी समझिए, ये था -2 और ये से है +1, तो ये मिला के 1 -1, क्योंकि T में क्या है 1, -2 + 1 -1, ये है इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो 3 डायमेंशन हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, इससे पहले भी हम कई डायमेंशन फॉर्मूला कर चुके थे, कम से कम 15-20। अब नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस। अब देखिए जो नेक्स्ट के 3 है ना वो एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब ये स्ट्रेस कोई टेंशन वाला स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस डिफरेंट है आपका। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीनों चीज़ें। तो होता क्या है, स्ट्रेस वर्ड हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में। इलास्टिक और प्लास्टिक 2 टाइप के आपके मटेरियल होते हैं। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, जिनमें हम फोर्स अप्लाई करें। खुद ही सोचिए, अगर जब आपका जब दिमाग में ज़्यादा नहीं भी आता है, आप इतना समझिए, आपके पास इलास्टिक और प्लास्टिक क्या है। आपके पास अगर कोई रबर बैंड है या आप, तो वो इलास्टिक है, क्या है, इलास्टिक है, या कोई इलास्टिक है, ठीक है, जो आपकी लोअर वगैरह में लगता है वो इलास्टिक है, जो ऐसे खींचते हैं और वो अपनी पोजीशन में दोबारा या अपने पहले के कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेता है, वो है आपका इलास्टिक। प्लास्टिक क्या है, जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज़ है, आप खुद ही देखेंगे, जैसे मेरे पास आप एक पॉली बैग है प्लास्टिक का, ठीक है, इसको अगर मैं खींचूंगी, इसमें अगर फोर्स अप्लाई करूंगी, तो क्या ये दोबारा से अपनी पोजीशन को अचीव करता है? नहीं। अपने पहले कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है? नहीं। वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंटली उसका शेप, साइज वगैरह चेंज हो जाता है। तो प्लास्टिक और इलास्टिक में ये डिफरेंस है। इलास्टिक बॉडी में अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, और जैसे फोर्स को हटाएंगे तो वो अपने पहले के कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करता है। दिस इज इलास्टिक बॉडी। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी अपने साइज, शेप, जो भी चीज़ है, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेती है और परमानेंटली चेंज करती है। फोर्स हटाने के बाद भी वो अपने साइज, शेप या अपने कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से रिगेन नहीं कर पाती है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो तीनों टर्म है, स्ट्रेस, स्ट्रेन या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये हम इलास्टिसिटी एक चैप्टर आएगा आपका, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आएगा आपका, एक चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं इलास्टिक बॉडी में, वहाँ हम फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ते हैं कभी भी, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज इलास्टिक बॉडी है, ये आपकी फोर्स लगाने पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रही है मान लो, और हटाने पे दोबारा से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर रहे हैं। तो जो हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब इसी टर्म को हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। और इसके कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आया पहले के कॉन्फ़िगरेशन की कंपैरेटिवली, उसको कहते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। सो बच्चे बाटी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा आपको पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले आप स्ट्रेस को समझिए। स्ट्रेस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस नहीं, बल्कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है आपका, F/A मीन्स फोर्स अपॉन एरिया।
अब फोर्स का जो फॉर्मूला है अभी, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला है वो अभी निकाला था आपने, MLT-2, एरिया हो गया आपका L2, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू L मतलब L2। इसे सॉल्व करेंगे तो M ऐसा रहा, L की पावर 1 है, 2 ऊपर जाके हो गया -2, T-2, तो ये हो गया आपका M L -1 T-2, ये आ गया आपका ML-1 T-2 स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। मैंने क्या कहा, जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी इलास्टिक बॉडी में तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज आया अपॉन उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है आपका स्ट्रेन। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अगर मैं ऐसी किसी बॉडी में स्ट्रेस अप्लाई करूं तो इसमें जो चेंज आएगा इसकी लेंथ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं कि स्ट्रेन क्या होता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, समझ में आ रही है बात। अब मैं किसी ऐसी बॉडी की बात करूं जिसमें एरिया ज़्यादा है, तो इसमें अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं तो चेंज किस में आएगा, इसके एरिया में। तो वहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। या अभी मैं किसी 3D फिगर, किसी क्यूबॉइड के मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं, ठीक है, अगर किसी 3D फिगर में स्ट्रेस अप्लाई करूं तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें जो उसके किस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, उसके किस डायमेंशन में चेंज आएगा, वॉल्यूम में। तो वहाँ पे अगर स्ट्रेन की बात करेंगे वो होगा आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रेन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनता हूँ तो जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन डायमेंशन। अब ये डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, ये लेंथ भी हो सकती है, ये एरिया भी हो सकती है, या ये वॉल्यूम भी हो सकती है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो बचे पार्टी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा L अपॉन L भी लिख सकते हैं, या डेल्टा A अपॉन A भी लिख सकते हैं, या डेल्टा V अपॉन V भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ऊपर भी L है नीचे भी L है, तो डायमेंशन L ऊपर भी L नीचे भी L, या एरिया L2 अपॉन L2, ऐसा भी हो सकता है L2 अपॉन L2, या वॉल्यूम L3 अपॉन L3। तीनों केस में क्या होगा आंसर 1, क्या आएगा आंसर 1। मतलब इसकी डायमेंशन क्या आ गई, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई आपकी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन सी है, उसमें से एक स्ट्रेन भी है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो गई आपकी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है, ठीक है। अब मैंने कहा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसी का रेशियो जो होता है वो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी आ गई, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इवन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हम निकालने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये होता क्या है, ये स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का तो आपने निकाल लिया अभी डायमेंशन फॉर्मूला, ये है ML-1 T-2, और स्ट्रेन की कुछ नहीं है 1, तो ML-1 T-2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा इसमें कुछ। तो इसका मतलब स्ट्रेस का कहें या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो जब हम बाद में लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे तो वहाँ पे ML-1 T-2 डायमेंशन फॉर्मूला किस किस आपके फिजिकल क्वांटिटी का है, तो वहाँ पे दो ये भी शामिल हो जाएंगे, स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको ये समझ में आया होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, दोबारा से मैं यही कहूँगी, चाहो तो आप फॉर्मूले सीधे भी याद कर लो, लेकिन पीछे की स्टोरी अगर आपको पता होगी तो जो भी आप याद करोगे वो आपके दिमाग में होल्ड रहेगा लंबे टाइम तक। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, ये चैप्टर भी आपका 11th में आगे आएगा। तो सरफेस टेंशन क्या है आपका, जब भी हम किसी भी लिक्विड को, जैसे पानी है, वाटर है आपका, इसको किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर की सरफेस पे हमेशा एक टेंशन फोर्स फील होता है। यही रीज़न है कि लिक्विड की ड्रॉप जो होती है या वाटर की ड्रॉप जो होती है उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। वाटर की ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की ड्रॉप में क्या रहता है, हमेशा एक इसकी सरफेस में एक स्ट्रेस रहता है।
जो चाहता है कि जो वाटर है वो कम से कम एरिया को कवर करे, ठीक है, कम से कम सरफेस एरिया को कवर करे। तो उसका नेचर होता है सरफेस में हमेशा टेंशन रहता है ताकि जो एरिया कवर्ड बाय दैट जो भी आपका लिक्विड है वो आपका कम रहे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, इसको समझ लीजिए। तो टेंशन जो होता है एक तरह का फोर्स है, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ के पर यूनिट जो लगता है वो आपका सरफेस टेंशन है। सीधे फॉर्मूला याद कर लीजिए, F/L। बताइए फोर्स अपॉन क्या है, लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। इसको पुट करेंगे, फोर्स की डायमेंशन ML/T-2 कई बार आ गई और लेंथ की L। अब ये भी L है, ये भी L है, ये भी 1 है, ये भी 1, 1 1 - 1 0। L0 का मतलब 1 ही होता है, मतलब इसको हटा सकते हैं, ठीक है, या सीधे सीधे भी कह सकते हैं ये दोनों हट गए। तो अब बचा क्या, MT-2। तो सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है आपकी, MT-2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, जो सरफेस एनर्जी है वो भी सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड है। इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ मैं। सरफेस एनर्जी, देखिए सरफेस एनर्जी, तो सरफेस तो आएगा नीचे, एनर्जी आएगा ऊपर, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन आएगी और नीचे सरफेस मतलब सरफेस एरिया की डायमेंशन आएगी। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, एनर्जी की डायमेंशन मतलब वही होती है जो वर्क की डायमेंशन होती है, अपॉन मतलब एनर्जी तो आ गई ऊपर, वर्क आ गया, सरफेस आ गई नीचे, सरफेस मतलब सरफेस एरिया, तो नीचे आएगा आपका एरिया। चाहो तो ऐसे ट्रिक से याद करो या सीधे याद करो, W/A। अब W की डायमेंशन मैंने कहा था, वर्क की डायमेंशन, किसी भी टाइप की एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, जो कि कितनी होती है आपकी ML/T-2 और एरिया होगा आपका L2। तो ये L2 से L2, ठीक है, L2 2 - 2 0, तो L हट जाएगा तो बचेगा क्या, MT-2। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों की डायमेंशन आपको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। कितनी आ रही है, MT-2। तो जब आपका MT-2 किस किस की होती है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की। तो इसका फॉर्मूला आप याद ही कर लीजिएगा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया आपका, ठीक है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आया थोड़ा सा टिपिकल है, इसको सीधे फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होती है, मतलब पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला है, वो डायमेंशन फॉर्मूला है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी समझ लीजिए, आपकी विस्कोसिटी क्या होती है। तो होता क्या है कि जैसे हम जब किसी सरफेस में मोशन करते हैं, हम इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे मोशन करते हैं, तो हमें पता है कि एक ऐसा फोर्स होता है जो हमारी मोशन को अपोज करता है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, जो हमारी मोशन को अपोज करता है और हमारी कभी कभी हमारी हेल्प भी करता है। उसी तरह से पानी में जो होता है, किसी वाटर में, लिक्विड में जो होता है, लिक्विड की लेयर्स के बीच भी एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। जैसा फ्रिक्शन फोर्स बाहर होता है, उसी तरह का एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है, वाटर की सरफेसेस के बीच में लगता है। उस फोर्स को ही हम कहते हैं विस्कस फोर्स। डिटेल में तो आप चैप्टर पढ़ेंगे, बस मैंने आपको कहानी बता दी, ये होता है विस्कस फोर्स और उससे रिलेटेड जो टर्म होता है वो होती है आपकी विस्कोसिटी। तो सीधे इसका फॉर्मूला याद कर लो, ईटा का विस्कस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का FD/AV। इसे लर्न ही कर लेना क्योंकि इसकी पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे याद करना ही पड़ेगा। FD/AV कोई क्लू बना लेना अपना, कोई ट्रिक बना लेगा। FD/AV, F फोर्स है जानते ही हो, ठीक है, D यहाँ पे डिस्टेंस है, A एरिया है, ठीक है, V आपका वेलोसिटी है। तो पुट करेंगे जब और सारी चीजें, तो ये हो गया आपका ML/T-2, D हो गया आपका L, नीचे एरिया होगा आपका L2 और V हो गया आपका LT-1, ठीक है। हमने वहाँ पे वेलोसिटी की निकाली थी LT-1 और एक्सीलरेशन की निकाली थी LT-2। तो हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को एडजस्ट करिए। M तो अकेला है तो M ही रहा, ये L और ये L इसने बना दिया L2, ठीक है, ये L2 है, ये 1 है,
कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 और 1 3 बनाया, ऊपर जाके हो गया -3। t जो है वो -2 है, ये -1 ऊपर जाके बना दिया +1, तो ये बन गया आपका m। l पावर है आपकी -1, 2 -3 हो गया -1, t पावर है -1। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला आया ml -1 t -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के लिए सीधे इसको याद ही कर लीजिए, FD/AV। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ गया आपका ml -1 t -1। सही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10th वाला, वो है आपका एंगल। अब एंगल का, इसको मैंने थोड़ा सा जब आपको रेडियन की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको एंगल क्लियर किया था। तो एंगल होता क्या है, जैसे आपकी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ये सेंटर है, तो सेंटर पे कोई भी आर्क, जैसे ये आर्क है कोई, ये आर्क को मिला दें, अगर इस आर्क के दोनों एंड्स को सेंटर से मिला दें तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा एंगल थीटा। तो एंगल इक्वल टू होता है, ये तो आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, और ये हो गया आपकी इसकी रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क एक तरह की लेंथ है तो ये होगी L, और रेडियस एक तरह की लेंथ है तो ये भी L हो गया। तो L और L मतलब L0 हो गया, मतलब कहने का मतलब 1 हो गया। तो ये कैसी क्वांटिटी आ गई आपकी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो बच्चे पार्टी, इससे पहले भी आपकी स्ट्रेन जो आई थी वो डायमेंशन लेस आई थी, और अभी एंगल भी डायमेंशन लेस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन से डायमेंशन लेस आती है। इस अभी तक आ गई आपकी स्ट्रेन, और दूसरी क्या आ गई आपकी एंगल। आई होप यहाँ तक का समझ में आया होगा। कहीं डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये है आपका एंगल। इसके बाद इसी से रिलेटेड आएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। ये आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं ओमेगा। कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। सो देखिए, एंगल जो है, एक तरह से जो एंगल है वो, इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसका बात समझना, ये अगर बॉडी लीनियर पाथ में मोशन कर रही है, एक लाइन के लॉन्ग मोशन कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है। लेकिन अगर बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो वो सीधी लाइन नहीं जाती है, बल्कि ऐसे पाथ पे घूमती है, तो हम वहाँ पे उसका एंगल मेजरमेंट करते हैं, और वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, जब बॉडी लीनियर पाथ में मोशन कर रही है तो हम बात करते हैं उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या जिसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो हम क्या लेते हैं, एंगल नापते हैं, या उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फिर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है। ठीक है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें वेलोसिटी निकालनी तो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। एक्सेलरेशन निकालना तो हम वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं। तो सेम यहाँ भी करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी निकाली तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे। हमें फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है, जो हमें याद है फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसे यहाँ पे यूज करना है, बस एंगुलर लगा देना है उसमें। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या आया आपका, कोई आपकी वो नहीं आई, डायमेंशन लेस आया, मतलब 1। टाइम हो गया t, ये t ऊपर जाके बना दिया t -1, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया आपकी t -1। अब अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, अल्फा। फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखेंगे, एंगुलर क्या, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अभी निकाली आपने, वो है t -1, और टाइम है आपका t, ये t ऊपर गया
तो ये t-1 ऑलरेडी था, ये 1 भी ऊपर गया तो ये -1, तो t1 -1 हो गया t-2। तो ये हो गया आपकी एंगुलर वेलोसिटी की। तो आपने देखा कि जो एंगल है, एंगल की आ रही है आपकी कोई डायमेंशन नहीं आ रही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की t-1 और एंगुलर एक्सीलरेशन की t-2। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ताकि आप बाद में से नोट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीधे फॉर्मूला इसको याद करा देती हूँ क्योंकि इसके पीछे ही पूरी कहानी है, तो आप सीधे इसका फॉर्मूला याद कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका? फॉर्मूला mr²। अच्छा, इंपॉर्टेंट भी है mr²। तो m मतलब मास m और r मतलब लेंथ l, तो ये कितना हो गया आपका ml2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया आपका ml2। ठीक है, सिंपल ही है। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, जायरेशन भी बोलते हैं कभी कभी इसे, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन एक तरह की लेंथ होता है। ठीक है, एक तरह की रेडियस मतलब लेंथ होता है, तो इसका एल ही होता है, इसे ध्यान में रखना। कभी ऐसा मत सोचना कि ये नई चीज़ होती है, ये एक तरह की लेंथ ही है, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला आपका एल ही है। अब एंगुलर की बात आ रही थी, तो एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लर्न कराने से पहले थोड़ा सा आपको लीनियर और एंगुलर का रिलेशन हल्का फुल्का बता रही हूँ। बाद में तो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब जो आगे आने वाले चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम की कहानी बताते हैं। मोमेंटम आपने लीनियर मोमेंटम सुना है, हमने करा भी था अभी इससे पहले। लीनियर मोमेंटम P = mv होता है। ठीक है, तो अगर हम लीनियर और एंगुलर का थोड़ा सा रिलेशन देखें, लीनियर और एंगुलर का, तो हमने क्या देखा, लीनियर में जो काम डिस्प्लेसमेंट s करता है, एंगुलर में वो काम थीटा करता है, एंगल करता है। ठीक हो गया। लीनियर में जो काम वेलोसिटी v करती है, एंगुलर में वो ओमेगा करता है, और ओमेगा = θ/t होता है, ये करा था अभी हमने। लीनियर में जो काम एक्सीलरेशन करता है, एंगुलर में वो काम अल्फा करता है, और अल्फा = होता है आपका ω/t, ये भी देखा था। ठीक हो गया। एक दो चीज़ और देखिए, लीनियर में जो काम मास करता है, मास m, ठीक है, ये क्या है आपका मास। एंगुलर में वो काम क्या करता है आपका, एंगुलर में वो काम करता है I, इनर्शिया। ठीक है, एंगुलर में वो काम क्या करता है आपका I, इनर्शिया, या जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं, क्या काम है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इतने से भी काम चल जाएगा, फिर इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये कंपैरिजन, क्योंकि ये बाद में काम आता है। तो देखिए, लीनियर में फॉर्मूला P = होता है mv। ठीक है, तो यहाँ एंगुलर में अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम है तो ये तो लीनियर मोमेंटम है। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m के बदले आएगा I, और v के करस्पॉन्डिंग या v के एनालॉगस क्या आएगा ओमेगा। तो इसका फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा आपका I ओमेगा। I मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डायमेंशन आई आपकी ml2, और अभी आपने ओमेगा की डायमेंशन निकाली थी, क्या थी आपकी ओमेगा आपको θ/t का था, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं थी, तो t-1 आई थी, t-1। तो ये हो गया आपका ml2 t-1। तो ये समझ में आया होगा आपको। I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, I जो हम निकाल चुके हैं ml2, ओमेगा की डायमेंशन t-1, तो ये ml2 t-1 है। अभी इतना एनालॉगस जो टॉप, ये एनालॉगस कम जो आपका एनालॉगस आपकी टेबल है, ये इतनी काफ़ी है। आगे इसको हमने पूरा ब्रॉड सारी पढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पूरी पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत भी होती है आपको। तो ये था आपका एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब होता है कोई भी रेशियो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए, कोई भी रेशियो अगर हम पढ़ें, जैसे मैंने साइन थीटा की बात करी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर भी लेंथ होता है, हाइपोटेनस भी लेंथ होता है, तो लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशन लेस। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है,
1, मतलब ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो कोई भी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो जो होती है वो होती है आपकी डायमेंशन लेस। आई होप समझ में आया होगा आपको यहाँ का, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। सिंपल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड समझते होंगे ना। टाइम पीरियड क्या है, कोई भी बॉडी है अगर वो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, तो उसे एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड को अनोखी चीज नहीं है। टाइम पीरियड मतलब टाइम, नॉर्मली टाइम है, वो भी एक कोई अलग का टाइम नहीं है बल्कि एक नॉर्मल टाइम है वो। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन हो गई आपकी टी। टाइम पीरियड की डायमेंशन हो गई आपकी टी। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी है, ठीक है, और वो सर्कुलर, वो पीरियोडिक मोशन कर रही है। पीरियोडिक मोशन मतलब अपनी पोजीशन, अपनी जो पहले वाली पोजीशन, जो आपकी पोजीशन है उसको बार बार रिपीट करिए। जैसे मैं बात करती हूँ किसी घड़ी की सुइयाँ, वो आपका 3 से अगर स्टार्ट होगी तो घूम के फिर 3 में आएगी, फिर 3 में आएगी 12 घंटे बाद, फिर 3 में आएगी 12 घंटे बाद। तो बार बार वो एक ही पाथ को बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि बॉडी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन पूरा करिए, एक कितने चक्कर पूरा करिए। और फ्रीक्वेंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है टाइम पीरियड का, कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 टाइम पीरियड होता है, और टी क्या आपका टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका 1/t, और ये कितना आ गया t-1। t-1 अभी आपको एक का और मिला था, वो क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का भी आपको क्या मिला था, t-1। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है E = h न्यू, मतलब एक फॉर्मूला होता है एनर्जी E = h होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करना कि एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में जो होता है, एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आपकी रेडिएट होती है। तो वो पैकेट ऐसा कहते हैं आपका क्वांटम थ्योरी में। तो वो जो पैकेट्स की वैल्यू होती है एनर्जी के, वो वैल्यू होती है आपकी h न्यू, वेर h होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, सीधे याद करो E = h न्यू। तो h की अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो E एनर्जी अपॉन न्यू। एनर्जी का मैंने कहा था कोई भी टाइप की एनर्जी की वर्क की डायमेंशन होती है mL2T-2, और न्यू की हो गई आपकी अभी निकाली थी आपने T-1। न्यू का F का बात एक ही है। तो ये T-1 ऊपर जाके क्या होगा, mL2 T-2 तो पहले से था, ये 1 - 1 ऊपर जाके +1 बनाया T-1। mL2 T-1 प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रहता है, mL2 T-1 प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एक लास्ट हम 20th निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसको आप नोट कर सकते हैं। और आज की लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो सब्सटेंस की जो डेंसिटी है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर से उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऊपर भी डेंसिटी आता है और नीचे भी डेंसिटी आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, किसी भी, मैंने आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का शायद थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया होगा। एब्सोल्यूट मतलब तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। रिलेटिव मतलब किसी से कंपेरेटिवली बता रहे हो। देखिए जैसे आयरन है, इसकी डेंसिटी बतानी है आपको, अगर मैं उसकी ओरिजिनल डेंसिटी बताऊँ तो वो एब्सोल्यूट हुई, लेकिन जब इसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करूँगी तो वो रिलेटिव हुई। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत लंबा नहीं जाएंगे, जब चैप्टर आएगा उसको अच्छे से समझेंगे। बस ये याद रखो, ऊपर सब्सटेंस की डेंसिटी आ रही है, नीचे वाटर की डेंसिटी आ रही है। ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी। डेंसिटी का क्या था आपका डायमेंशन फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ml-3, तो ऊपर भी आएगा आपका ml-3, नीचे भी आएगा आपका ml-3, मतलब आंसर आ गया 1। मतलब
डायमेंशनलेस, देखिए इतनी तो डायमेंशनलेस आ गई आपकी। एंगल हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, स्ट्रेन हो गया, ठीक है, स्ट्रेन हो गया, ये सारी आपकी क्या आती है, डायमेंशनलेस। ठीक है, अभी भी आपकी जो डायमेंशन है वो थोड़ी बची हुई है, जिसमें आप अप्रॉक्स 15-20 और करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, तो उसे करेंगे। आई होप कि आज जितना समझ डायमेंशन फॉर्मूला निकालें ये आपको समझ में आया होगा। इसे दोबारा से रिपीट करिए। कोई किसी में प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ जो भी आपके स्टूडेंट्स आपके वेल नोन में हैं और जिनको ज़रूरत है 11th के कोर्स की, वो भी कंप्लीट कोर्स के विद न्यूमेरिकल, उनको शेयर कीजिए। और हैव ए नाइस डे।